अब खबर सीतापुर से है। भाजपा विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस को बुलडोजर कार्रवाई की बात कर रहे हैं विधायक महोदय। मजरा द्वारिकी गांव पहुंचे थे भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी। ग्राम प्रधान के बेटे पर महिला से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप है। पीड़िता के घर मिलने पहुंचे थे भाजपा विधायक। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी करते दिखाई दिए। थाने गए थे, उस एरिया में हम लोग पूरा सपोर्ट किया है जी, और बता भी दिए हम लोग टांग देंगे। उल्टा नहीं टांगना है, इनका आटा पिसान दाल एक में मिला देना, एकदम छोड़ना नहीं, एकदम इनको करके इनके चला के पट्टा चलाइए कि ऐसा कुकरत होली के दिन कैसे कर दिए, कोई भी दिन नहीं कर सकते। हिम्मत कैसे बढ़ गई इनकी? एक महिला के घर में घुस करके बदतमीजी करेंगे, इतना इनका मनोबल बढ़ गया। एक में मिला दीजिए, एकदम पूरा लगा करके जैसी भी ढंगा दो एकदम पूरी तरीके। और जो अगर दूसरा भी एक पकड़ के उसको भी ठीक करो, जो भी हो, हम नहीं मालूम है कौन है, जो भी हो उनको ठीक करिए। हाँ, वो उसका बयान लीजिए और कराइए, क्योंकि ये गरीब परिवार है बेचारे, नदी के किनारे के लोग हैं, नदी किनारे रहते हैं। ये जो बना करके चलते हैं सरूफा की ऐसे करके, तो कहीं कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग घर थाने गए थे, उस एरिया में हम लोग पूरा सपोर्ट किया है जी, और बता भी दिए हम लोग टांग देंगे। उल्टा नहीं टांगना है, इनका आटा पिसान दाल एक में मिला देना, एकदम छोड़ना नहीं, एकदम इनको करके इनके चला के पट्टा चलाइए कि ऐसा कुकरत होली के दिन कैसे कर दिए, कोई भी दिन नहीं कर सकते। हिम्मत कैसे बढ़ गई इनकी? एक महिला के घर में घुस करके बदतमीजी करेंगे, इतना इनका मनोबल बढ़ गया। एक में मिला दीजिए, एकदम पूरा लगा करके जैसी भी ढंगा दो एकदम पूरी तरीके। और जो अगर दूसरा भी एक पकड़ के उसको भी ठीक करो, जो भी हो, हम नहीं मालूम है कौन है। विधायक महोदय का ये वीडियो वायरल हो रहा है। आपने सारी बातें उनकी सुनी। अब खबरों का रुख करते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। सपा नेता जितेंद्र यादव के यहाँ छापेमारी हो रही है और ईडी की टीम ये छापा मार रही है। लालू यादव के समधी हैं जितेंद्र यादव। रागिनी से जितेंद्र यादव के पुत्र राहुल की शादी हुई है और देश में अन्य जगहों पर भी छापेमारियां हो रही हैं ईडी की। और उसी क्रम में गाजियाबाद में ये छापा ईडी की टीम का लालू यादव के समधी जितेंद्र यादव के वहां। सपा के नेता हैं जितेंद्र यादव। ईडी की टीम रेड कर रही है। लालू यादव के समधी हैं जितेंद्र यादव, ये इसमें खास बात। और समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। रागिनी से जितेंद्र यादव के पुत्र राहुल का विवाह हुआ है। रागिनी लालू यादव की पुत्री और उनका विवाह हुआ है जितेंद्र यादव के पुत्र राहुल के साथ। कब से ईडी की टीम में छापा मार रही है, क्या अब तक हाथ लगा है, क्यों छापा मारा जा रहा है, ये सब बताने के लिए शक्ति सिंह गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अब उन्हीं का रुख करेंगे, शक्ति के पास चलेंगे। शक्ति, क्या जानकारी आपके पास इस रेड के बारे में? देखिए राजेंद्र जी, जब ईडी की टीम आती है तो सबसे पहले ये है कि सबको जो घर का जो दरवाज़ा वह बंद कर दिया जाता है और जो अंदर है वह अंदर रह जाता है और जो बाहर है वह बाहर रह जाते हैं। सुबह 8 बजे टीम पहुंचती है। 8 बजे पहुंचने के बाद 8:15 बजे लगभग दरवाज़ा बंद हो जाता है, यानी कि जो भी घर के सदस्य होते हैं उन सभी को अंदर एक तरीके से कैद कर दिया जाता है। और लगातार जो ईडी के जो यहाँ जो सदस्य हैं और जो ईडी के जो अधिकारी हैं वह भी अंदर मौजूद हैं। हालांकि जो अंदर की जानकारी के अनुसार यह निकल कर आ रहा है कि जो दस्तावेज हैं, कुछ जो अहम दस्तावेज वगैरह हैं, उन्हें खंगाला जा रहा है और उनसे ब्यौरा मांगा जा रहा है, क्योंकि अभी कोई भी आधिकारिक बयान किसी ईडी की तरफ से, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी जारी नहीं किया जाता, वो बताते नहीं है कुछ भी। तो सोर्सेज के हिसाब से यह मालूम चल रहा है कि अंदर जो भी मिला है, जो भी वहाँ पर चाहे जेवरात हो, चाहे पैसा हो, जो भी है, थोड़ा बहुत या ज़्यादा जो भी है, उस सभी का जो हिसाब किताब है वह लिया जा रहा है। और यह टीम सुबह 8:15 बजे घर के अंदर मौजूद हैं और घर की छत पर भी मतलब कहें तो चारों तरफ निगरानी रखी जा रही है। पौष इलाका है गाजियाबाद का राजनगर, जहां पर जितेंद्र यादव रहते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। जो जितेंद्र यादव का जो बेटा है राहुल, वह भी घर के अंदर है, यानी कि जो लालू यादव का जो दामाद है जो राहुल है वह भी अंदर है। तो जितने जो परिवार के जो सदस्य हैं उन सभी से बातचीत चल रही है, पूछताछ चल रही है और लगातार घर में हर कोना, घर का कोई भी कोना ऐसा नहीं छोड़ा जा रहा कि जहां पर कुछ भी उन्हें संदेह हो रहा तो उसे खंगाला जा रहा। जैसे कि ईडी अपना काम करती है, चाहे वह बेड खोलती है या अलमारी खोलती है, जो भी घर में जो जगहें होती है जहां पर कुछ बिल्कुल ठीक बात है शक्ति। ईडी के काम करने का एक बिल्कुल खास तरीका है और आप कह रहे हैं कि सुबह 8:15 बजे से लगभग ये छापेमारी शुरू हो गई। बहुत धन्यवाद आपका शक्ति, आप निगाह बना के रखिए। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी अपडेट है, लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। ये महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक अभी समाप्त होने की खबर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और इसके सामने पेश किया गया ओबीसी आयोग की 350 पेजेस की रिपोर्ट को। यह खास बात है, इस कैबिनेट ने उस रिपोर्ट पर विचार किया है। हमें इंतजार है इस जानकारी का कि क्या इस कैबिनेट ने वो
रिपोर्ट मंजूर कर ली है, उसके सारे सुझाव मान लिए हैं, ये देखना होगा। सुबह 11 बजे से बैठक शुरू हुई, 12 बज चुके हैं, 1 घंटे तक चली है लगभग, और यह बैठक अभी समाप्त होने की खबर आ रही है। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म। चलिए सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। शैलेश अरोड़ा हमें ज्यादा अपडेट देंगे, इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारियां देंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। शैलेश, क्या जानकारी है आपके पास? शैलेश से हम बात करेंगे, लेकिन यह बैठक समाप्त हो गई है। योगी कैबिनेट की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और यह महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक थी। इसके सामने 350 पेजेस की ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है। उसमें जो तमाम सुधार करने की बात है, जो तमाम सुझाव हैं, क्या इस कैबिनेट ने वो स्वीकार किए हैं, हमें इस जानकारी का इंतजार है। जल्दी हमारे संवाददाता स्पष्ट करेंगे कि इस कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ है, इस ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर क्या कहा है कैबिनेट ने, कैबिनेट के सदस्यों की राय क्या है, कैबिनेट की राय क्या है, क्या मंजूर किया गया है, क्या सब कुछ स्वीकार कर लिया गया है या कुछ अंशों को अस्वीकार भी किया गया है इस रिपोर्ट की, ये देखने की बात है। फिलहाल जानकारी यह है कि लखनऊ में जो ये बैठक चल रही थी योगी कैबिनेट की, ये समाप्त हो गई। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है लखनऊ में, ये ताजा जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं इस बैठक में मौजूद थे और यह बैठक फिलहाल समाप्त हो गई है। कोई और भी प्रस्ताव था, इसकी भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे अपने संवाददाता से। और आपको बताएं कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रैपिड सर्वे में अधिकतर जगहों पर गड़बड़ी हुई थी। ये बड़ा और महत्वपूर्ण बयान रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह का, जो इस ओबीसी आयोग के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा कि रैपिड सर्वे में कई जगहों पर गड़बड़ी हुई है। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रिपोर्ट थी इसमें कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, जैसे कई ऐसी सीटें थी जहां 30-30 साल से आरक्षण जो था वो बदला ही नहीं गया। हाँ, बस वो अब क्या मैं कह सकता हूँ, शासन में जो लोग थे उन्होंने क्या किया कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल मामला है। एक तो ये है सबसे बड़ी बात कि जो रैपिड सर्वे हुआ है उसमें बहुत गलतियाँ हैं। रैपिड सर्वे की आम शिकायतें हैं, सभी जिलों से शिकायतें हैं, सभी नगर पालिकाओं से, नगर निगमों से शिकायतें हैं। और दूसरे जो है रोटेशन सिस्टम में गड़बड़ी हुई है, उसमें भी काफ़ी जनरल शिकायत थी। इसके अलावा सर आप लोगों ने, क्योंकि 350 पन्ने की रिपोर्ट है, तो कुछ सुझाव दिए होंगे, कुछ खामियां बताई होंगी, तो पहले सर खामियों पे बात करते हैं। किस तरह की चीज़ें आप लोगों ने आइडेंटिफाई? खामियां भी हैं, सुझाव भी दिए हैं, रिकमेंडेशंस भी की है हमने, लेकिन इस समय बताना ठीक नहीं है। सर कोई खास सुझाव जो आपने दिया हो इस पूरे मामले को लेकर? अब सुझाव तो बहुत लंबे चौड़े हैं, लेकिन इस समय बताना उचित नहीं है, बस यही कह सकता हूँ। सुझाव बहुत लिखा है हमने और पूरा डिटेल्स लिखा गया है, लेकिन अब शासन का मामला भी है, गोपनीयता के मामला भी है, इसमें ज़्यादा नहीं बताया जा सकता। तो ये थे हमारे साथ में राम अवतार सिंह जी, जिन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ियाँ देखने को मिली वो मिली रैपिड सर्वे जो हुआ था उसमें। हालांकि अपनी रिपोर्ट में तमाम जो इससे जुड़ी खामियां थी वो भी बताई हैं, लेकिन बहुत से सुझाव, बहुत से रिकमेंडेशंस भी दिए हैं, जिससे आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हो, जिस पर कोई सवाल ना उठ सके और जिसके आधार पर आगे चुनाव कराया जा सके। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एक बार फिर आपको बड़ी अपडेट दे दें, योगी कैबिनेट की बैठक लखनऊ में समाप्त हो गई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। थोड़ी देर में इस कैबिनेट की बैठक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे कैबिनेट के मंत्री और बताएंगे कि इस कैबिनेट के सामने कौन से प्रस्ताव थे जिनको मंजूर किया गया है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कैबिनेट बैठक पर, उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इस आयोग की रिपोर्ट पर भी जो विचार हुआ है वो भी स्पष्ट होगा और जो दूसरे प्रस्ताव इस कैबिनेट के सामने थे मंजूर करने के लिए, उनके बारे में भी जानकारी निकलकर सामने आएगी, सार्वजनिक होगी। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कैबिनेट की बैठक पर। बैठक समाप्त हो गई है, ये ताजा अपडेट। कैबिनेट की बैठक खत्म, थोड़ी देर में उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है इस कैबिनेट की बैठक में। कई प्रस्ताव इस कैबिनेट ने मंजूर किए हैं। बैठक समाप्त होने की खबर।
जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी हम आपके सामने रखेंगे। किसी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के द्वारा यह स्पष्ट किया जाएगा कि क्या स्वीकार किया गया है। और यूपी सरकार के अन्य मंत्रियों ने भी कहा है कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराने के आदेश हैं और सरकार रिपोर्ट के बाद जल्द से जल्द चुनाव कराएगी। चुनाव के लिए शीघ्र से शीघ्र हमेशा तैयार हैं और विधिक कार्रवाई माननीय न्यायालय के अधीन है। जैसे ही पूर्ण होगी हम शीघ्र से चुनाव में जाएंगे। हम चुनाव के लिए शीघ्र से शीघ्र हमेशा तैयार हैं और विधिक कार्रवाई माननीय न्यायालय के अधीन है। जैसे ही पूर्ण होगी हम शीघ्र से चुनाव में जाएंगे। क्या लगता है कब तक चुनाव होंगे? देखिए, ये चुनाव प्रजातंत्र में एक व्यवस्था है और जैसे रिपोर्ट आ जाएगी संभावना है अप्रैल मई में चुनाव होने की। धन्यवाद। सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। जानकारियां देने के लिए शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी नजर थी इस कैबिनेट बैठक पर। शैलेश, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, करीब 1 घंटे तक ये कैबिनेट की बैठक चली थी और उसमें लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव जो थे वो आज लाए गए। लेकिन जो सबसे ज्यादा निगाहें लोगों की टिकी थी वो थी जो ओबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा की है उसको लेकर। अब तक हम बात करें तो शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, ये लोग यहाँ से निकल चुके हैं बैठक के बाद, लेकिन कोई भी फिलहाल इस रिपोर्ट पर बात नहीं कर रहा। उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि अभी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और संभवतः उसी बैठक में इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन भी है और इसकी वजह से रिपोर्ट कोर्ट में भी जानी, इसलिए बहुत ही कम लोग इस पर बात करने को तैयार हो रहे हैं। और दूसरी चीज अगर बात करें बाकी जो फैसले हैं तो देखिए, उत्तर प्रदेश में खेल नीति को मंजूरी दे दी गई है। ये फैसला आज की इस बैठक में हो गया और खेल नीति के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक खेल विकास प्राधिकरण होगा, मिनी स्टेडियम्स की स्थापना होगी। जो विकास प्राधिकरण खेल के लिए बनाया जाएगा वो जो खिलाड़ी हैं उनके प्रशिक्षण की वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी, विदेशों से ट्रेनर्स लाने की व्यवस्था होगी। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। खुद खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने जानकारी दी। शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो बेसिक शिक्षा विभाग का जो प्रस्ताव था, कक्षा 1 और 2 में एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई कराने की सोर्सेज की माने उस पर भी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इसमें एक चीज़ ये ज़रूर रखी गई है कि बाकी जो सरकारी स्कूल की किताबें हैं वो उत्तर प्रदेश में खुद ही वेंडर्स चुने जाते हैं, उनसे छपाई करवाई जाती है। लेकिन कक्षा 1 और 2 की जो किताबें होंगी, क्योंकि वो एनसीईआरटी का सिलेबस है और वक्त बहुत कम रह गया नए सत्र का, ऐसे में उन किताबों की जो खरीद है वो सीधे एनसीईआरटी से करने को लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा हुई और सोर्सेज की माने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। कुछ देर में इसका जो है वो पुष्टि भी कर दी जाएगी। ये 2 प्रस्ताव यानी खेल विभाग से जुड़ा, शिक्षा विभाग से जुड़ा ये लाए गए। इसके अलावा पर्यटन विभाग से जुड़ा हुआ भी प्रस्ताव आज की बैठक में लाया गया, जिसमें जो हेरिटेज इमारतें हैं उनको किस तरह से, जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान है वहाँ पर एक ट्रेंड चलता है कि लोग शाही शादियाँ करते हैं, जो पुरानी ऐतिहासिक इमारतें वहाँ पर जाकर, उस तरह का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में व्यवस्था करने के लिए सोर्सेज की माने आज लाया गया था। उसके ऊपर हालांकि पर्यटन मंत्री जो है वो अभी अंदर मौजूद है। तमाम जो मंत्री है, दोनों डिप्टी सीएम और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री यानी अधिकतर जो इस बैठक में शामिल हुए थे वो फिलहाल मुख्यमंत्री के साथ में अभी मौजूद है हॉल के अंदर। कुछ और चीज़ों पर अभी चर्चा जारी है। कुछ मंत्रियों का निकलना शुरू हो गया है जिनके विभाग के जो मुद्दे थे वो पूरे होने के बाद, जैसे खेल विभाग की हमने बात की, शिक्षा विभाग की बात की। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें आज यहाँ पर टिकी हुई हैं आयोग की रिपोर्ट को लेकर कि आयोग की इस रिपोर्ट को लेकर आखिर इस कैबिनेट में आज क्या चर्चा हुई, क्योंकि इस रिपोर्ट को अब सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाना है, सुप्रीम कोर्ट से अनुमति ली जानी है, जिसके बाद में निकाय चुनाव जो है वो कराए जा सकेंगे। तो सबसे ज्यादा निगाहें उस पर, कुछ ही देर में उसकी तस्वीर भी राजेंद्र ने बताया साफ हो जाएगी और ये मानकर चलिए कि वो रिपोर्ट जो है मंजूर होते ही सुप्रीम कोर्ट में जाएगी सरकार और बताएगी, क्योंकि कोर्ट ने देखिए 31 मार्च तक का समय दिया था, लेकिन उससे पहले ही अगले 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट में जाने की सोर्सेज की माने तो तैयारी चल रही है। और देखिए, जब ये रिपोर्ट लागू होगी, जब नए सिरे से आरक्षण होगा तो प्रदेश में तमाम सियासी समीकरण भी बदलेंगे। राजेंद्र, सियासी समीकरण इसलिए क्योंकि आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात को माना है कि कई जगह पर जो आरक्षण था उसको लागू करने में गड़बड़ियां हुई है। तो ऐसे में जब वो आरक्षण बदलेगा, जैसे कुछ सीटें थी जहां पर 30-30 साल से आरक्षण बदला ही नहीं गया था, तो ऐसे में जब वो बदलेंगी चीजें तो निश्चित रूप से तमाम ऐसे सियासी दिग्गज होंगे जो एक ही जगह से कई बार के पार्षद हैं, तो संभवतः उनको सीट ना मिले इस बार, वहां की सीट के जो समीकरण है वो बदल जाए। इसी तरह से अगर बात करें, तमाम ऐसे भी लोग होंगे जिनको राहत मिलेगी, क्योंकि इससे पहले अभी जब चुनाव कराने की बात चल रही थी, आप सही कह रहे हैं शैलेश की बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती हैं और इसीलिए देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है और सरकार ने उस पर क्या स्वीकार किया है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद शैलेश, आप नजर बना के रखिए। क्योंकि आपने बताया कि लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव मंजूर किए इस कैबिनेट ने, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट उसके सामने थी। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।